हेलो फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें टीडीएस। नाउ टीडीएस का बेसिक मीनिंग आपको पता है, जब भी कोई बंदा किसी बंदे को कुछ सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है या कुछ केसेस में गुड्स के लिए पेमेंट करता है, पेमेंट करते वक्त वो थोड़ी अमाउंट काट के पेमेंट करेगा और जो अमाउंट उसने पेमेंट करते वक्त काट दी वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा और उसके बाद गवर्नमेंट को एक रिटर्न फाइल करेगा जिसमें वो बोलेगा कि मैंने जो आपको अमाउंट डिपॉजिट करवाई इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रिसिपिएंट। और वो बंदा जो रिसिपिएंट है जब वो अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा वो ग्रॉस इनकम दिखाएगा और टैक्स पेएबल में से जितना टीडीएस ऑलरेडी कट चुका उतनी क्रेडिट माइनस कर देगा। क्यों ये सारा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट को जानना है कि कौन सी बंदे की कितनी इनकम है ताकि वो कभी भी झूठ ना बोल सके व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पेमेंट पे टीडीएस कट होता है। सबसे पहला सेक्शन 192, जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो टीडीएस काट के पे करेगा, चाहे भले ही वो एम्प्लॉय नॉन रेजिडेंट है कि रेजिडेंट, फर्क नहीं पड़ता। कितनी अमाउंट से टीडीएस कट होगा? एम्प्लॉयर क्या करेगा, साल की शुरुआत में एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड टोटल इनकम फाइंड आउट करेगा। एस्टिमेटेड टोटल इनकम बोले तो सैलरी इनकम, फिर उसमें से माइनस करेगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर बाकी जितनी भी उसकी इनकम है वो उसे पूछेगा और वो पॉजिटिव इनकम ऐड करेगा। ग्रॉस टोटल इनकम में से जितने डिडक्शंस होते हैं चैप्टर 6A के वो सारे डिडक्शन माइनस करेगा तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम मिल जाएगी। एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे एस्टिमेटेड टैक्स पेएबल फाइंड आउट करेगा एज पर द एप्लीकेबल रेट। उसमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89 की इफेक्ट भी देगा, रिबेट की भी देगा, सरचार्ज की भी देगा और शायद दूसरी इनकम पे से दूसरी जगह पे टीडीएस कट हो चुका वो माइनस करेगा। बाकी जितना टैक्स पेएबल बचा एम्प्लॉय का दैट विल बी टीडीएस अंडर सैलरी और वो कितने महीने काम करने वाला है इस साल में उतने महीने से वो टोटल अमाउंट डिवाइड कर दो, वो तुम्हारे पर मंथ टीडीएस की अमाउंट। याद रखो यहां पे जब एस्टिमेटेड टोटल इनकम फाइंड आउट होता है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही कंसीडर किया जाता है। अगर एम्प्लॉय के दूसरे कोई भी लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस, बिजनेस का लॉस, एम्प्लॉयर उसे कंसीडर नहीं करेगा, वो एम्प्लॉय रिटर्न फाइलिंग के वक्त देख लेगा। सो एम्प्लॉयर विल एस्टिमेट द टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, विल आल्सो कंसीडर द इफेक्ट ऑफ एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिलीफ अंडर 89। मान लो एम्प्लॉय के दो एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉय किसी एक आधे एम्प्लॉयर को बोल देगा कि तुम ही टीडीएस काटना, बाकी का एम्प्लॉयर कोई टीडीएस काटेगा नहीं। सो दैट इज द प्रोविजन 192। रिमेंबर यहां पे अक्रूवल के वक्त टीडीएस नहीं काटना है, पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटना है। दूसरा आता है 192A, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉय। सी आपको पता रहेगा कि हमने सैलरी चैप्टर में किया था, जब भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मैच्योर होता है और एम्प्लॉय विड्रॉ करता है पैसा, अगर 5 साल के बाद विड्रॉ कर रहा है तो एग्जम्प्ट है, 5 साल के पहले बिकॉज ऑफ एनी अनअवॉइडेबल रीजन विड्रॉ कर रहा है एग्जम्प्ट है, 5 साल के पहले ड्यू टू सम अदर रीजन विड्रॉ कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाता है। जब ये टैक्सेबल अमाउंट एक प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट उस एम्प्लॉय को पे करता है तो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट उस एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 192A। कब टीडीएस काटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कितनी अमाउंट के बाद? अगर टोटल अमाउंट इन अ ईयर मोर देन और इक्वल टू 50,000 है तो ही टीडीएस काटा जाएगा। याद रखो अगर 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं, एग्जैक्ट 50,000 है पूरी अमाउंट पे टीडीएस, 50,000 से ज्यादा है अगेन पूरी अमाउंट पे टीडीएस काटा जाएगा। रेट कितना होगा? 10% टीडीएस का रेट अप्लाई करने का। पर अगर वो एम्प्लॉय अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है तो एमएमआर से टीडीएस काट लेने का। एमएमआर बोले तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यानी कि आज कौन सा एमएमआर चल रहा है? हाईएस्ट रेट 30% प्लस सरचार्ज 37% प्लस 4% सेस 42.744%, ये है एमएमआर का रेट जो कि टीडीएस कटेगा अगर वो पेन नहीं देता है तो। फिर आता है 193, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, बॉन्ड खरीदते हो, डिबेंचर खरीदते हो, इन एंड ऑल सिक्योरिटी खरीद रहे हो, वो कंपनी जब आपको इंटरेस्ट पे करती है तो वो टीडीएस काटेगी अंडर 193, प्रोवाइडेड जिसको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो बंदा होना चाहिए रेजिडेंट। टीडीएस कब काटा जाएगा? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, यानी बुक्स में जब रिकॉर्ड किया या तो पेमेंट किया, दोनों में से जो पहले हो रहा है ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस वक्त टीडीएस काट लेने का।
मान लो बुक्स में सस्पेंस अकाउंट के नाम पे क्रेडिट किया है तो उस वक्त भी टीडीएस काट लिया जाएगा। यहां पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 1 रुपए से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और रेट ऑफ टीडीएस कितना 10%। पर याद रखो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन के लिए एक्सेप्ट कुछ 5 सेक्शन के लिए नहीं दिया, बाकी हर एक सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कोविड रिलैक्सेशन दिया है। यानी कि अगर तुमने पेमेंट किया था, टीडीएस काटने का आया था 1 अप्रैल 20 से 13 मई 20 तक, टीडीएस काटा जाएगा 10% से। पर अगर तुम पेमेंट कर रहे हो और टीडीएस काटने का हो रहा है 14 मई 20 से 31 मार्च 21, तो इसी सेक्शन में टीडीएस का रेट हो जाएगा 7.5%, 25% से कम हो जाएगा रेट। कोविड का पीरियड कौन सा है? 14 मई 20 से 31 मार्च 21, ये कोविड का पीरियड बोला जाता है। सो दिस कोविड रेट इज देयर। बट याद रखो 192A में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं था। रिलैक्सेशन कहां पे दिया? 193 में दिया। फिर आता है 194। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, चाहे नॉर्मल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिम्ड डिविडेंड, देन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन बुक्स व्हिचएवर इज अर्लियर, टीडीएस काटा जाएगा। पूरे साल में अगर डिविडेंड की अमाउंट 5,000 से ज्यादा होने वाली है तो पूरी अमाउंट पे 10% के हिसाब से टीडीएस काट लिया जाएगा। और अगर टीडीएस काटने का होता है बिटवीन 14 मई 20 टू 31 मार्च 21, दैट इज अ कोविड पीरियड, तो 25% से रेट कम कर दो, 7.5% से टीडीएस काटना। ऐसा ही सेम सेक्शन है 194K। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने रेजिडेंट यूनिट होल्डर को डिविडेंड पे करता है तो पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, 5,000 से ज्यादा अगर पेमेंट हो रहा है तो पूरी अमाउंट पे 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर कोविड वाला पीरियड है तो 7.5%, 25% रेट रिड्यूस्ड। सी 194 डोमेस्टिक कंपनी के डिविडेंड पे था, 194 के म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे है। दोनों सेक्शन में बातें तो सेम ही बोली गई है। फिर एक बहुत ज्यादा 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं इस पूरे टीडीएस चैप्टर में, जिसे मैं शॉर्ट में बुलाता हूं अचीज। अचीज बोले तो 194A, 194C, 194H, 194I, 194J। ये 5 सेक्शन की खास बात क्या है? व्हाट इज द कॉमन थिंग्स इन दिस 5 सेक्शन? ये पांचों सेक्शन में टीडीएस कोई स्पेसिफाइड पर्सन ही काटेगा, हर कोई पेयर टीडीएस नहीं काटेगा। सी ये 5 सेक्शन के अलावा दूसरे कोई भी सेक्शन पकड़ लो, जो भी पेमेंट करता है टीडीएस काटना पड़ेगा। पर जब हम ये 5 सेक्शन की बात करते हैं 194A, C, H, I, J, then who will deduct TDS? Who is liable to deduct TDS? Only those payer who are other than individual and HUF, firm company है और AOP, BOI, AJP, always TDS deduct होगा अंडर अचीज। पर अगर पेमेंट कर रहा है कोई इंडिविजुअल एंड HUF तो उन्हें ये 5 सेक्शन में टीडीएस तभी काटना होगा जब उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है। 1 करोड़ देखने का जब बंदा बिजनेस कर रहा है, 50 लाख देखो जब वो प्रोफेशनल है। अगर उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम था तो ड्यूरिंग द ईयर वो लोग A, C, H, I, J में टीडीएस नहीं काटेंगे, सो फार एज दे आर इंडिविजुअल एंड HUF। तो चलो अचीज का सबसे पहला सेक्शन समझते हैं 194A। आप कोई भी इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज टू से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा कोई भी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी रेजिडेंट को, यू आर अ पेयर हु इज अ स्पेसिफाइड पेयर, जो हमने ऊपर देखा उसमें कवर्ड हो गए आप, तो 10% रेट से आप टीडीएस काटोगे। थ्रेशोल्ड कितनी? आप ये देखो कि आप कौन हो, हु इज द पेयर। अगर पेयर है बैंक या तो पोस्ट ऑफिस और आप पेमेंट कर रहे हो किसी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को, और अगर पूरे साल में इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होने वाला है, एग्जैक्ट 50,000 है तो कोई टीडीएस नहीं, 50,000 से ज्यादा होने वाला है तो पूरी अमाउंट पे आप टीडीएस 10% से काट लोगे। पर अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस हो, आप पेमेंट कर रहे हो किसी दूसरे बंदे को हु इज नॉट रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो थ्रेशोल्ड लग जाएगी 40,000 की। अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं हो, आप दूसरे कोई बंदे हो और आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, आप हर एक बंदों के लिए थ्रेशोल्ड देखोगे 5,000 की। टीडीएस कब काटोगे? पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। याद रखिए अगर आप कभी भी किसी बैंक को पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, बैंकिंग कंपनी या बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, कोई बैंक को जब इंटरेस्ट पे करता है बैंक का टीडीएस कोई नहीं काटेगा। एक पार्टनरशिप फर्म अपने रेजिडेंट पार्टनर को जब पेमेंट करती है, 3 तरीके का पेमेंट हो सकता है। प्रॉफिट,
वो तो एग्जम्प्ट होता है, कोई टीडीएस नहीं। रेम्यूनरेशन 192 अप्लाई नहीं होगा, इंटरेस्ट 194A अप्लाई नहीं होगा। सो जब भी एक पार्टनरशिप फर्म अपने रेजिडेंट पार्टनर को कोई भी पेमेंट करे, कोई टीडीएस कटेगा नहीं। जब एक बैंक अपने सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पे बैंक टीडीएस नहीं काटेगी। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हें इनकम टैक्स रिफंड देता है, कभी कभार वो इंटरेस्ट भी देता है उस पे, वो इनकम टैक्स रिफंड इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट भी टीडीएस नहीं काटेगी। और अगेन इन दिस सेक्शन कोविड रिलैक्सेशन इज देयर। अगर ये कोविड वाला पीरियड है तो रेट 25% से कम हो जाएगा और 7.5% टीडीएस काटने का आएगा। अपकमिंग 2 सेक्शंस आर फॉर कैजुअल इनकम। 194B बोलता है जब भी तुम पेमेंट कर रहे हो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, अदर गेम, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर पूरे साल में जो पेमेंट किया टोटल 10,000 से ज्यादा है तो टोटल अमाउंट पे 30% टीडीएस काट दो। क्या नहीं से हमने आईएफओएस में ये चीज ऑलरेडी देखी हुई है। ऐसा ही सेक्शन है 194BB। अगर तुमने पेमेंट किया फॉर हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो पेमेंट कर रहा है अगर टोटल अमाउंट 10,000 से ज्यादा पे कर रहा है तो पूरी अमाउंट पे 30% टीडीएस वो भी काट लेगा। रिमेंबर यहां पे गैम्बलिंग और बैटिंग उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इसका मीनिंग गैम्बलिंग और बैटिंग रिसीव करने पे रिसिपिएंट को भले 30% टैक्स लगता है पर पेयर कोई टीडीएस काटेगा नहीं। इन 194B एंड 194BB ऑल्सो नो कोविड रिलैक्सेशन इज देयर। यानी कि अब तक 4 ऐसे सेक्शन हुए जिसमें उन्होंने कोई कोविड रिलैक्सेशन नहीं दिया। 192, 192A, 194B, 194BB। और ये चारों सेक्शन की खूबी ये है कि इन चारों में एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस कट होता है। ओके, देन 194C। आप अगेन कोई स्पेसिफाइड पर्सन हो जो हमने पढ़ा अचीज में कवर्ड हो, 194ACHIJ। आपने पेमेंट किया वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी को वर्क के लिए पेमेंट किया, आइदर कॉन्ट्रैक्टर को या तो सब कॉन्ट्रैक्टर को जो रेजिडेंट होना चाहिए, तो आप टीडीएस काट लोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो पेमेंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, ही शुड बी अ रेजिडेंट पर्सन। किसके लिए पेमेंट कर रहे हो? किसी भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। नहीं, बहुत सारी एजेंसी होती है लेबर सप्लाई करती है, फीस चार्ज करती है, उनको फीस पे करते वक्त 194C अप्लाई होगा। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड कितनी? अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने एक आधा पेमेंट भी कर दिया 30,000 से ज्यादा तो उस पेमेंट पे टीडीएस काटो। और अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल में टोटल पेमेंट कर रहे हो 1 लाख से ज्यादा तो उस साल के हर एक पेमेंट पे टीडीएस काटो। आई रिपीट, अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 से ज्यादा है तो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन का टीडीएस काटा जाएगा, सब पे नहीं काटा जाएगा। पर अगर पूरे साल की टोटल अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो जाती है ना तो हर एक पेमेंट पे टीडीएस काटा जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? अगर जिसे पेमेंट कर रहे हो वो बंदा इंडिविजुअल या तो HUF है तो रेट लगेगा 1%, एनी अदर पर्सन है तो रेट लगेगा 2%। पर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, ही इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर और उसके पास 10 से कम ट्रक है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका टीडीएस ही काटने का नहीं। याद रखो, अगर आप इंडिविजुअल एंड HUF हो, आप पर्सनल पर्पस के लिए वर्क का पेमेंट कर रहे हो, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन करवाया, पर्सनल पर्पस, तो आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस 194C में नहीं काटोगे। ऐसी सेम लाइन लिखी गई है 194J में। तो 194C और 194J में अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हो आप टीडीएस काटोगे नहीं। हाउएवर, इस पर्सनल पर्पस के लिए आप कवर हो जाओगे ऑटोमेटिकली 194M के अंदर, ये बाद में देखेंगे। मीनिंग ऑफ वर्क, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है वर्क की। एडवर्टीजमेंट, टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये वर्क बोला जाता है। 194C अप्लाई करो। किसी को पेमेंट किया कैरेज ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर बाय एनी अदर मोड अदर देन रेलवे, तो उनका टीडीएस 194C में काटो। किसी को कैटरिंग सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हो 194C में टीडीएस काटो। लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो मेरे पास रॉ मटेरियल है, मैंने अपना रॉ मटेरियल दिया या मेरे किसी रिलेटिव पार्टी ने रॉ मटेरियल दिया किसी बंदे को उस पे लेबर वर्क करने के लिए, जॉब वर्क करने के लिए, उसने मेरे हिसाब से जॉब वर्क किया और मुझे वो चीज वापस दे दी, मैंने उसको लेबर वर्क के लिए पेमेंट किया। ये पेमेंट करते वक्त 194C अट्रैक्ट हो जाएगा। पर मान लो उस बंदे ने रॉ मटेरियल किसी थर्ड पार्टी के पास से परचेस किया, उस पे लेबर का काम किया और मुझे वो फाइनल गुड्स बेचे, तो मेरे लिए ये परचेस का ट्रांजैक्शन हो गया, मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर,
By using the raw material supplied from the customer or related party, it is a work. By using the raw material of any third party, it is not a work, it is merely purchase. TDS काटेगा नहीं। 194C भी कोविड रिलैक्सेशन में आ जाता है, तो अगर 14 मई से 31 मार्च के बीच में पेमेंट करोगे 25% रेट रिस्पेक्टिवली रिड्यूस कर दो। 194D बोलता है इंश्योरेंस कमीशन। जब एक इंश्योरेंस कंपनी किसी एजेंट को कमीशन पे करती है, फॉर एग्जांपल LIC कंपनी अपने LIC के एजेंट को कमीशन पे किया, अगर पूरे साल में 15,000 से ज्यादा पेमेंट किया, 5% TDS काट लेने का, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अगर कोविड वाला पीरियड है तो 25% रेट रिड्यूस कर दो। देन 194DA, याद करो डिडक्शन चैप्टर, उसमें भी ATC। मैंने बोला था कि जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, जनरली सेक्शन 10 क्लॉज 10D के अंदर वो एग्जम्प्ट होती है, पर 3 ऐसे केसेस है जहां पे ये पॉलिसी टैक्सेबल हो जाती है। पहला केस, अगर आपकी पॉलिसी लिया हुआ है किसी डिपेंडेंट पर्सन के लिए हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर 80DD, तो उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी, टैक्सेबल होगी। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होगी। तीसरा, अगर दूसरा कोई भी पेमेंट है, पर जब आप प्रीमियम पे कर रहे थे तो वो जो 10%, 15% या 20% था, उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे थे, तो भी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आई मीन टैक्सेबल हो जाएगी। जब ये टैक्सेबल मैच्योरिटी कंपनी आपको दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको टैक्सेबल मैच्योरिटी दे रही है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो TDS काटेगी, प्रोवाइडेड द मैच्योरिटी अमाउंट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1 लाख। एग्जैक्टली 1 लाख है तो भी TDS काट लेगी। याद रखो, ये 1 लाख आपको सरेंडर वैल्यू के साथ नहीं देखना है, आपको मैच्योरिटी वैल्यू के साथ देखना है। सम अश्योर्ड मत देखो, मैच्योरिटी वैल्यू देखो। सवाल आता है TDS कितना, 5% से TDS काटने का। हाउएवर, मान लो मैंने एक पॉलिसी ली, सम अश्योर्ड है 3 लाख, प्रीमियम पे किया 35,000 का। कैन आई से मैंने 10% से ज्यादा प्रीमियम पे किया तो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगी। नाउ लेट्स से मैच्योरिटी हो रही है 4 लाख, कंपनी ने मुझे बोनस भी दिया। कैन आई से ये मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो हाँ TDS कट होगा, पर कितनी अमाउंट पे, पूरे 4 लाख पे नहीं। ये देखो अब तक आपने कितना प्रीमियम पे किया था इस पॉलिसी के लिए। मान लो मैंने 5 साल तक पेमेंट किया था, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इयर्स, दैट विल बिकम 1,75,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख में से 1,75,000 माइनस करो, 2,25,000 तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ। तो TDS जो है 5%, वो कौन सी अमाउंट पे काटा जाएगा, 2,25,000 पे। कितना, 5%। कोविड वाला पीरियड है तो 25% रेट रिड्यूस करके 3.75%। यानी पहले आप सम अश्योर्ड के बेसिस पे देखो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट। अगर टैक्सेबल है तो ये देखो मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर है तो फाइंड आउट करो कौन सी अमाउंट पे TDS काटोगे, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड अप टू दी डेट। फिर 194G, सी जैसे 194D था इंश्योरेंस कमीशन के लिए, 194G है लॉटरी टिकट के कमीशन के लिए। अगर एक लॉटरी कंपनी अपने एजेंट को पेमेंट करती है कमीशन का, पूरे साल का सेम 15,000 से ज्यादा है तो 5% से TDS काट देने का, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और अगर कोविड वाला पीरियड है तो 25% रेट रिड्यूस कर दो। सी 194D इंश्योरेंस कमीशन, 194G लॉटरी टिकट कमीशन, तो इसके अलावा जितने कमीशन बाकी बचे उसका TDS कौन से सेक्शन में काटा जाएगा, 194H के अंदर। बट 194H ACHIJ अचीज का पार्ट है, तो उसमें सिर्फ वही लोग TDS काटेंगे जो अचीज में कवर्ड है। TDS कब काटेंगे, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वही थ्रेशोल्ड वही रेट। पूरे साल में 15,000 से ज्यादा गया तो 5% TDS काट दो। पर अगर आप किसी ब्रोकर को या सब ब्रोकर को कमीशन पे करते हो फॉर डीलिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आप उस कमीशन पे TDS नहीं काटोगे। मान लो आपने कोई पर्सनल पर्पस के लिए कमीशन पे किया, बाय डिफॉल्ट आप TDS काटोगे, क्योंकि TDS नहीं काटना है पर्सनल पर्पस के लिए, ऐसा सिर्फ 2 चीजों में लिखा गया है, 194C और 194J। 194H में ऐसा नहीं लिखा गया। अगर कोविड वाला पीरियड है तो 25% रेट रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आता है 194I, ये भी अचीज का पार्ट है, तो यहां पे भी TDS कौन काटेगा, जो 5 वो स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड है वो। अगर एक बंदा किसी को पेमेंट कर रहा है रेंट का, सब रेंट का, लीज का या सब लीज का, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर, TDS काटा जाएगा। TDS तभी काटा जाएगा जब किसी एक बंदे को पूरे साल में कितने ही कॉन्ट्रैक्ट का मिला के रेंट पे करते हो 2,40,000 से ज्यादा। 2,40,000 से ज्यादा अगर रेंट पे करोगे तो TDS काटना पड़ेगा।
याद रखो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट का मिला के है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बंदे को प्लांट मशीनरी के लिए रेंट पे किया 2 लाख, बिल्डिंग के लिए रेंट पे किया 1 लाख, टोटल तो 240 से ज्यादा हो गया ना, टीडीएस कट होगा। पर जितना रेंट प्लांट एंड मशीनरी का है उस पे 2% टीडीएस काटा जाएगा, जितना लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर का है उस पे 10% टीडीएस काटा जाएगा। सी यहां पे आपका रेंट का पेमेंट टीडीएस कब काटना होता है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी जो एडवांस रेंट पे करते हो ना उस एडवांस रेंट पे भी टीडीएस काटा जाएगा, पर जो रिफंडेबल डिपॉजिट होती है वो रेंट का पार्ट नहीं होता तो उस पे टीडीएस काटा जाएगा नहीं। फर्क नहीं पड़ता वो सामने वाला बंदा ओनर है कि नहीं है, अगर आप रेंट के नाम पे पेमेंट करते हो 194I में ही टीडीएस कट होगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करोगे तो भी 194I अट्रैक्ट हो जाएगा, अनलाइक 194C 194J। पर याद रखो किसी भी सेक्शन में, सिर्फ 194I में नहीं, किसी भी सेक्शन में जो जीएसटी कंपोनेंट पे करते हो वो जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस मत काटना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो अमाउंट होती है टैक्सेबल वैल्यू उस पे आप टीडीएस काटोगे। और अगर कोविड वाला पीरियड है तो इस सेक्शन में भी टीडीएस 25% से कम हो जाएगा। फिर आता है 194IA। अगर आप एक बायर हो, आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो फ्रॉम अ रेजिडेंट सेलर, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आई रिपीट प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू नॉट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वो एक्चुअल वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उस अमाउंट पे 1% टीडीएस काटा जाएगा। सी सेलर को भले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल होने वाली है पर आप कंसिडर करोगे टीडीएस पर्पस के लिए सिर्फ एक्चुअल वैल्यू। देखो सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, फिर चाहे प्रॉपर्टी भले आउटसाइड इंडिया है, अगर सेलर रेजिडेंट है तो 194IA अट्रैक्ट हो जाएगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर याद रखो अगर आप कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने जा रहे हो तो वो सेलर के लिए कहां टैक्सेबल होने वाला है, और इसलिए उस पे टीडीएस काटने का नहीं। जब मैं ये 50 लाख की लिमिट चेक कर रहा हूं तो 50 लाख की लिमिट में जो वन टाइम एक्सपेंस पे करता हूं मैं सेलर को, क्लब मेंबरशिप फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पार्किंग फीस, ये सब भी इंक्लूड करके देखने का 50 लाख या उससे ज्यादा है कि नहीं, टीडीएस काट लेने का। और अगर कोविड वाला पीरियड है तो 25% से रेट यहां पे भी रिड्यूस कर दो। देन 194IB, ये बहुत ही यूनिक सेक्शन है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो 194ACHIJ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते टीडीएस काटने के लिए, कैन आई से 194ACHIJ में कौन टीडीएस काटता है, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ प्लस ओनली दोज इंडिविजुअल एचयूएफ हुज लास्ट ईयर टर्नओवर वाज लेस देन 1 करोड़ और 50 लाख। कहने का मतलब आप कोई ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ हो जिसका टर्नओवर ही नहीं है, सैलराइड, पेंशनर, रिटायर्ड पर्सन एक्सेट्रा, या तो कोई ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ 50 लाख है, तो जब इस साल आप पेमेंट कर रहे हो रेंट का तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा पर 194IB के अंदर। तो 194IB रेंटल पेमेंट बाय दोज इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट कवर्ड अंडर 194I। पर यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा जाता है तो टीडीएस कट होगा। रेट टीडीएस का कितना, 5%, पर हर महीने टीडीएस काटने का नहीं। यहां पे टीडीएस कब काटने का, इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ योर टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। पर याद रखो यहां पे जो टीडीएस की अमाउंट होती है ना वो तुम्हारे लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। So what will be the TDS? The total TDS at the rate of 5% on the entire year's rent or the last month rent, whichever is lower. अगर सामने वाला जो बंदा है वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है, the owner is not giving you परमानेंट अकाउंट नंबर, तो उसका TDS काटो 20% से काटो, पर ये 20% TDS भी तुम्हारे लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगर कोविड वाला पीरियड है तो ये जो 5% वाला रेट है वो 25% से रिड्यूस हो जाएगा। रिमेंबर 20% वाला रेट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस सिर्फ 5% वाला रेट होगा। उसके बाद 194J अगेन अचीज का पार्ट है। तो अगर आप वो स्पेसिफाइड पर्सन हो, आप 5 चीजों का पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फी, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटेंस अग्रीमेंट, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, एक कंपनी अगर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर देती है, अगर ये 5 चीजों का पेमेंट कर रहे हो और कोई एक आधी कैटेगरी भी 30,000 से ज्यादा हो गई तो उस कैटेगरी का आप टीडीएस काटोगे अंडर 194J। कहने का मतलब ये 30,000 की जो लिमिट है वो पर कैटेगरी सेपरेट लिमिट है। हाउएवर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है, उस पे 10 रुपया पेमेंट करते हो तो भी टीडीएस काटना पड़े।
याद रखना, अगर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर एज अ सैलरी कर रहे हो तो 192 में टीडीएस कट होगा, प्रोफेशनल फी के तौर पे कर रहे हो तो 194J में टीडीएस कट होगा। टीडीएस कब काटोगे? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कितने रेट से काटोगे? अगर प्रोफेशनल फी, नॉन कॉम्पिटेंस फी या डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की बातें हो रही है तो 10%, टेक्निकल फी पे कर रहे हो तो 2%, रॉयल्टी पे कर रहे हो तो वापस 10%, पर अगर वो रॉयल्टी इज रिलेटेड टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म तो अगेन 2%। पर अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो बंदा कॉल सेंटर के बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो उसको कोई भी पेमेंट करो 194J का, 2% टीडीएस ही कट होगा। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा है तो सेम लाइक 194C टीडीएस 194J में अट्रैक्ट होगा नहीं, पर ये पर्सनल पर्पस के लिए वो ऑटोमेटिकली कौन से सेक्शन में कवर हो जाएंगे? 194M के अंदर। अच्छा याद रखो, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो कवर्ड है टीडीएस काटने के लिए, उन्हें 194J में सिर्फ 2 चीजों के लिए टीडीएस काटना है, प्रोफेशनल फी और टेक्निकल फी। रॉयल्टी और नॉन कॉम्पिटेंस अग्रीमेंट के लिए वो लोग 194J में टीडीएस नहीं काटेंगे इफ दे आर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर तो खैर सिर्फ कंपनी ही काटती है तो उसका तो सवाल नहीं आता। और अगर कोविड वाला पीरियड है तो ये पूरे जितने भी रेट है वो सब 25% से रिड्यूस कर दो। फिर आता है 194LA। अगर आप पेमेंट करते हो फॉर कंपलसरी एक्विजिशन, कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी अक्वायर कर रहे हो गवर्नमेंट के ऑर्डर से, पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा है तो 10% टीडीएस काट दो। टीडीएस कब काटोगे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पर अगर आप कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हो किसी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का या किसी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का, तो ये दोनों चीजों का पेमेंट करते वक्त आप टीडीएस काटोगे नहीं, वरना आप काट लोगे अगर 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट हो रहा है तो। अगर कोविड वाला पीरियड है तो वापस 25% रेट रिड्यूस कर दो। फिर 194M, ये सेक्शन भी 194IB जैसा है। यहां पे भी कौन पेयर होना चाहिए? हु शुड डिडक्ट टीडीएस इन 194M? Those individual and HUF who is not covered in those 5 section, माने कि वो इंडिविजुअल HUF जिनका यहां तो कोई टर्नओवर ही नहीं है, या तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, अगर वो लोग पेमेंट कर रहे हैं किसी भी रेजिडेंट पर्सन को फॉर वर्क, फॉर प्रोफेशनल फी या फॉर कमीशन, कौन से 3 पेमेंट? वर्क, प्रोफेशनल फी या कमीशन, 194M में वो लोग टीडीएस काटेंगे। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अगर पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा गया तो ही टीडीएस काटा जाएगा पूरी अमाउंट पे 5%। याद रखो, अगर आप 194C या J में कवर होते हो पर आप एक ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हो जो पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो कहने से 194C और J में टीडीएस काटने का नहीं होता, तो उस पेमेंट के लिए आप टीडीएस काटोगे 194M के अंदर, सब्जेक्ट टू द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख, क्योंकि यहां पे तो पर्सनल पर्पस के लिए भी टीडीएस काटना पड़ता है। और अगर आप कोविड वाले पीरियड में टीडीएस काट रहे हो तो 25% से रेट रिड्यूस कर दो। फिर आता है 194N। अगर आप एक बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, आपके यहां किसी का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है और वो बंदा उसमें से कैश विड्रॉ कर रहा है और पूरे साल में टोटल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है, तो जितना वो विड्रॉ करेगा 1 करोड़ के बाद उतनी एक्सेस अमाउंट पे 2% आप टीडीएस काट लोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यूनिक सेक्शन है। बाकी सारे सेक्शन में क्या होता है? थ्रेशोल्ड से अगर अमाउंट बढ़ती है तो पूरी अमाउंट पे टीडीएस काटा जाता है। यहां पे अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो मैं सिर्फ वो एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस काटूंगा, वो भी कितना? 2%। पर अगर जो बंदा आपके यहां से कैश विड्रॉ कर रहा है उसका पिछले 3 सालों के रिटर्न उसने नहीं भरे, पिछले 3 सालों में से किसी 1 साल का भी उसने रिटर्न नहीं भरा, तो उसके लिए लिमिट 1 करोड़ की नहीं होगी, 20 लाख की होगी। अगर वो कैश विड्रॉ करेगा 20 लाख तक, कोई टीडीएस नहीं। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा 2% टीडीएस, 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉ करेगा 5% टीडीएस। सो उस विड्रॉल को पूछो कि आप विड्रॉ तो कर रहे हो, क्या आपने पिछले 3 सालों के रिटर्न में से किसी 1 साल का भी रिटर्न भरा है? वो बोले हाँ, तो 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट पे 2%। अगर वो बोले ना 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे, तो 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ के ऊपर के विड्रॉल पे 5%। रिमेंबर, यहां पे भी उन्होंने कोई कोविड रिलैक्सेशन नहीं दिया है। टोटल 5 सेक्शन जहां पे कोई कोविड रिलैक्सेशन नहीं है, 192, 192A, 194B, 194BB, 194N, ये 5 सेक्शन में उन्होंने तुम्हें कोई कोविड रिलैक्सेशन दिया नहीं है। वैसे देखने जाए तो ये टीडीएस डिडक्शन का लास्ट सेक्शन होगा 194O।
मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने अपने आप को Amazon, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लब जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करवाया और मैं गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं कस्टमर को थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो चाहे उसके लिए मुझे ई कॉमर्स वाला पैसा दे रहा है या कस्टमर सीधा मुझे पैसा दे रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मेरा टीडीएस काटेगा अंडर 194O एट द रेट ऑफ 1%। यानी कि यहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। कस्टमर ने सीधा पेमेंट किया है तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही मेरा पेमेंट पे टीडीएस काटेगा। जनरल इस सेक्शन में कोई टीडीएस कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, पर अगर मैं एक ट्रेडर, एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड हो जाएगी 5 लाख, प्रोवाइडेड मैं परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर दे रहा हूं अपना। याद रखिए, अगर ये गुड्स या सर्विसेज के लिए कोई दूसरा सेक्शन भी टीडीएस का अट्रैक्ट हो जाता है तो भी 194O में ही टीडीएस काटा जाएगा, ना कि उस सेक्शन में। फॉर एग्जांपल, मैंने सर्विसेज रेंडर की थ्रू अर्बन क्लैब, तो वैसे तो प्रोफेशनल फी के लिए 194J अट्रैक्ट होता है, पर मैंने ई कॉमर्स के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड किया, इसके वजह से सेक्शन आ जाएगा 194O, नॉट 194J। अगर कोविड वाला पीरियड है 25% रेट रिड्यूस कर दो। एक बार कोई डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट कर देता है तो डिडक्ट करने के बाद क्या करना पड़े? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़े। गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की भी तो एक ड्यू डेट होती है। अगर किसी भी महीने में तुमने टीडीएस डिडक्ट किया तो उस महीने के बाद के महीने की 7वीं तारीख के पहले टीडीएस डिपॉजिट करवा दो। मान लो मैंने टीडीएस डिडक्ट किया फरवरी में तो 7 मार्च के पहले डिपॉजिट करवा दो। जनवरी में डिडक्ट किया तो 7 फरवरी के पहले डिपॉजिट करवा दो। पर अगर मार्च महीने में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करवाओगे, वो चलेगा। पर अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो 194IA, 194IB या 194M के अंदर, तो कोई भी महीने में टीडीएस डिडक्ट करो, उस महीने के बाद के महीने की 30वीं तारीख के पहले डिपॉजिट करवा देना। फिर आता है इंटरेस्ट लायबिलिटी। अगर मैं एक डिडक्टर हूं, मुझे टीडीएस काटना था आज, मैं काट रहा हूं थोड़े टाइम के बाद, टीडीएस काटने में डिले कर दिया तो इंटरेस्ट लगेगा। मान लो आज टीडीएस काट लिया, उसकी जो ड्यू डेट थी डिपॉजिट की, उस ड्यू डेट के बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो मुझे आज टीडीएस डिडक्ट करना था, थोड़े टाइम के बाद डिडक्ट किया, तो गवर्नमेंट बोला तुमने जितना डिले किया डेट वाइज कैलकुलेट करके देखो कितना मंथ का डिले हुआ, उसमें एक दिन भी आता है अगर एक्स्ट्रा तो भी उसे पूरा मंथ गिन लो। हर एक महीने का 1% इंटरेस्ट टीडीएस का गिन के इंटरेस्ट लायबिलिटी पे कर दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे का टीडीएस काटना था 1 जनवरी 21 को, मैं काट रहा हूं 1 मार्च 21 को। कितना डिले किया? 1 जनवरी 21 से 31 जनवरी, 1 फरवरी से 28 फरवरी और 1 मार्च। 2 महीना और 1 दिन, एक दिन भी पूरा महीना गिन लो, यानी 3 महीना डिले किया। मान लो टीडीएस की अमाउंट थी 1000 रुपया, तो 1000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ, इतना मुझे टीडीएस गवर्नमेंट को भरना पड़े, सॉरी इंटरेस्ट इतना मुझे गवर्नमेंट को भरना पड़े। मान लो मैंने 1 मार्च को टीडीएस काट लिया, अभी मुझे डिपॉजिट कब तक करवाना है? मार्च महीने में टीडीएस काटा तो 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करवाना पड़े, मार्च महीने का 30 अप्रैल तक। मान लो मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता हूं 7 मई 21 को, क्या नहीं से डिले कर दिया, डिपॉजिट ड्यू डेट के बाद करवाया, तो गवर्नमेंट बोली जब से डिडक्ट किया तब से जब तक डिपॉजिट कर रहे हो तब तक हर एक महीने के हिसाब से 1.5% इंटरेस्ट गिनने लगो और भर दो। यानी यहां पे 1 मार्च जब से डिडक्ट किया तब से 7 मई जब तक डिपॉजिट करवाया, मार्च अप्रैल में 3 महीना वापस, तो 1000 का 1.5% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे गवर्नमेंट को देना पड़े। सो दैट इज व्हाट फेल्स टू पे टीडीएस बिफोर ड्यू डेट। अगर कोई भी सेक्शन के अंदर जो बंदा है जिसका आपको टीडीएस काटना है वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करेगा, तो जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस है या तो 20% विच एवर इज हायर, उस हिसाब से आप उसका टीडीएस काट दोगे। पर याद रखो, अगर वो सेक्शन है 192A तो 20% की जगह पे टीडीएस काटोगे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, और अगर वो सेक्शन है 194O तो 20% की जगह पे टीडीएस काटोगे 5% से। तो ये था टीडीएस का कंसेप्ट। अब क्या आता है? टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो टीडीएस क्या था, जब कोई बंदा पे करता है तो रिसिविएंट जो होता है उसका थोड़ा टैक्स काट के गवर्नमेंट को भर दो, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कौन से बंदे की कितनी इनकम है। टीसीएस क्या होता है? जो सेलर है जो अमाउंट कलेक्ट कर रहा है बायर के पास से, या तो गुड्स के लिए या तो कुछ सर्विस के लिए,
वो बायर के पास से अमाउंट कलेक्ट करते वक्त जो बिल की अमाउंट है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा कलेक्ट करेगा टैक्स का, और वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कौन से स्पेसिफाइड पर्सन ने कितना खर्चा किया कुछ अमाउंट से ज्यादा, ताकि उसके सोर्स के बारे में गवर्नमेंट पता लगा सके। तो टीसीएस पूरा रिवर्स कंसेप्ट है। बहुत सारे गुड्स पे भी टीसीएस कलेक्ट होता है, जैसे कि स्क्रैप हो गया, मिनरल्स हो गया, अल्कोहलिक लीकर हो गया। बट मैं यहां पे कुछ 3 इंपॉर्टेंट टीसीएस ही कवर कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन 206C(1)(f). अगर मैं एक बायर हूं, मैं गया कहीं पे मोटर व्हीकल परचेस करने के लिए जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो सेलर मेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 1%। जब भी मैं पेमेंट करूंगा मेरे पास से 1% ज्यादा पेमेंट, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट वो मेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा। पर अगर मैं ये मोटर कार ले रहा हूं फ्यूचर में किसी को बेचने के लिए, आई एम अ डीलर, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो मेरा टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। टीसीएस तभी कलेक्ट होगा अगर आप रिटेल यूजर हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर आता है 206C(1)(g). पता रहेगा कि अगर मुझे किसी फॉरेन कंट्री में पैसे भिजवाने हैं तो मैं खुद नहीं भिजवा सकता, ऑथोराइज डीलर के थ्रू मुझे पैसे रूट करने पड़े एज पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। तो मुझे फॉरेन में पैसे भिजवाने हैं, मैं गया किसी ऑथोराइज डीलर के पास, पूरे साल में अगर मैंने उसे 7 लाख से ज्यादा रुपया दिया फॉरेन में रेमिट करवाने के लिए, तो 7 लाख के बाद मैं उसे जितना पैसा दूंगा वो एक्सेस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? ऑथोराइज डीलर। तो अगर पूरे साल में 7 लाख से ज्यादा पैसे भिजवाता हूं तो ऑथोराइज डीलर मेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 5%। अगर 7 लाख के ऊपर अमाउंट गई तो वो एक्सेस अमाउंट पे ही टीसीएस कलेक्ट करेगा। पर अगर मैं ये पैसे रेमिट करवा रहा हूं टू रीपे माई एजुकेशन लोन, तो टीसीएस 5% से कलेक्ट नहीं होगा, वो 0.5% से कलेक्ट होगा। तो अगर रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन है तो 0.5%। पर अगर मैं ये पैसे किसी ओवरसीज टूर ऑपरेटर को दे रहा हूं मेरी फॉरेन की टूर को मैनेज करने के लिए, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड, वो मेरे पास से 5% टीसीएस चार्ज करेगा। वहां पे 7 लाख की लिमिट नहीं देखनी है। टीसीएस कब कलेक्ट होगा? डेबिट इन बुक्स और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। देखो टीडीएस से उल्टा है। टीडीएस में होता था पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, यहां पे है डेबिट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि ये उल्टा कंसेप्ट हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट टीसीएस 206C(1)(h). अगर मैं कोई ऐसा सेलर हूं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ड्यूरिंग द ईयर किसी एक परचेजर के साथ मैं जो सेल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, वो टोटल जो सेल वैल्यू है ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो 50 लाख से ज्यादा हो रही है, गुड्स कोई भी हो सकता है, कोई भी नेचर के गुड्स, पर मैं एक ऐसा सेलर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, ड्यूरिंग द ईयर परचेजर के साथ डील कर रहा हूं और वो सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा है, तो 50 लाख के ऊपर जितना सेल कंसिडरेशन रिसीव करूंगा वो एक्सेस अमाउंट का 0.1% टीसीएस कलेक्ट करूंगा। यानी सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, परचेजर के साथ जो डीलिंग हो रही है वो डीलिंग की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 50 लाख के ऊपर जो रिसिप्ट करोगे उस ऊपर की अमाउंट पे आप 0.1% टीसीएस कलेक्ट करोगे। पर याद रखो ये टीसीएस का सेक्शन अप्लाई होता है 1 अक्टूबर 20 के बाद, यानी कि 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 20 के बीच में जो रिसिप्ट हुई उस पे कोई टीसीएस नहीं। 1 अक्टूबर 20 के बाद जो रिसिप्ट होगी उसी पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। हाउएवर ये लिमिट आप चेक करोगे 1 अप्रैल 20 से कि 50 लाख हो रहा है कि नहीं, वो चेक करोगे 1 अप्रैल 20 से। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 सितंबर 20 तक मैंने मिस्टर रमेश को गुड्स बेचे और इंक्लूसिव जीएसटी 30 लाख रुपया कलेक्ट कर दिया था। मैं एक ऐसा सेलर हूं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था। अब 1 अक्टूबर 20 से 31 मार्च 21 तक भी मैंने ट्रांजैक्शन किया वापस 30 लाख का। ये देखो पूरे साल में तो टोटल 60 लाख हो गया ना, 50 लाख से ज्यादा। तो जब ये दूसरा 30 लाख कलेक्ट करूंगा तब 10 लाख रुपए पे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करूंगा 50 लाख के ऊपर की अमाउंट पे। पर मान लो यहां पे पहले 30 सितंबर तक 60 लाख कलेक्ट हो जाता, यहां पे सिर्फ 10 लाख होता, टोटल 70 लाख, 50 लाख से ज्यादा। पर टीसीएस कलेक्ट करूंगा सिर्फ 10 लाख पे, क्योंकि 30 सितंबर तक जो रिसिप्ट हुई उस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर वो जो बायर है वो अपना पैन या आधार नंबर नहीं देता है तो 0.1% की जगह 1% टीसीएस कलेक्ट कर दो। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जहां पे वो मेरा टीडीएस कलेक्ट करने वाला है तो मैं उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगा।
अगर जो बायर है वो अब्रॉड है, जिसको एक्सपोर्ट करने वाला हूं मैं उसका भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगा। अगर जो बायर है वो गवर्नमेंट है या तो लोकल अथॉरिटी है तो मैं उनका भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगा। याद रखिए, अगर कोविड वाला पीरियड है तो जो आपका रेट है वो रेट 25% से रिड्यूस हो जाएगा और आपको उतना कम टीसीएस काटना पड़ेगा। नाउ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एडवांस टैक्स। व्हाट इज एडवांस टैक्स? आपका जो भी टोटल टैक्स पेबल है, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो कितना टीडीएस कट चुका, कितना टीसीएस लोगों ने कलेक्ट कर दिया, बाकी का तो आपको अपनी जेब से भरना है ना। जनरली कब भरने वाले थे? असेसमेंट ईयर में, व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। गवर्नमेंट बोली ऐसा मत करो यार, हमें भी तो पैसा चाहिए प्रीवियस ईयर में, तो ये जो बाकी का टैक्स पेबल है ना, वो आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पे कर दो गवर्नमेंट को। एस्टिमेट करो कितना टैक्स होगा, वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पे कर दो, उसे बोलते हैं एडवांस टैक्स। सर पे नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट ये बाकी का टैक्स कलेक्ट करेगी एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, इंटरेस्ट के साथ। पर दो तरीके के ऐसे लोग हैं जिन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इवन दो वो लोग नहीं भरेंगे, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कौन से ऐसे दो लोग? पहला तो ऐसा जिसका जो बाकी का टैक्स पेएबल है, एडवांस टैक्स, इट इज लेस देन 10,000, उन्हें एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। या तो कोई ऐसा बंदा जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, जिसकी कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है, उनको भी एडवांस टैक्स नहीं भरना है, भले वो अमाउंट करोड़ों में जा रही है। पर अगर नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल। अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी पीजीबीपी की इनकम भी है, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड 10,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो एडवांस टैक्स का मीनिंग क्या? टोटल टैक्स माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस। कौन सी ड्यू डेट के पहले आपको ये एडवांस टैक्स भरना पड़े, सेक्शन 211 के अंदर ये टाइम लिमिट बताई गई है। देखो 4 ड्यू डेट है और थोड़े थोड़े परसेंटेज करके पूरे साल में आपको एडवांस टैक्स भरना है। ये सारी ड्यू डेट प्रीवियस ईयर की है। अप टू 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर आपके टोटल एडवांस टैक्स का 15% तक का भर दो। अप टू 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर आपके टोटल एडवांस टैक्स का टोटल 45% तक भर दिया होना चाहिए। जितना पहले इंस्टॉलमेंट में भरा वो वापस नहीं भरने का, बाकी का सेकंड इंस्टॉलमेंट में भर दो। अप टू 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर टोटल एडवांस टैक्स का 75% तक भर दिया होना चाहिए। एंड अप टू 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर टोटल एडवांस टैक्स का 100% तक का भर दिया होना चाहिए। पर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो किया है 44 AD या तो 44 ADA के अंदर, तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इट इज टोटली ओके अगर आप सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में भरते हो अप टू 15 मार्च, उस वक्त तक 100% भर दो। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप 44 AE फॉलो किया हुआ है तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा। अगर AD या ADA फॉलो किया है तो एक इंस्टॉलमेंट में। मान लो किसी बंदे ने 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पे किया, तो भरा तो 31 मार्च के पहले ना, तो वो बोला जाएगा एडवांस टैक्स, पर 15 मार्च के बाद डिपॉजिट करवाया इसलिए इंटरेस्ट लगेगा, वो देखेंगे आगे। मान लो जो ड्यू डेट है उस दिन बैंक हॉलीडे आ गया, तो जो नेक्स्ट वेरी सक्सीडिंग डे होगा, वर्किंग डे, उस दिन को आपकी ड्यू डेट मान लिया जाएगा। अब देखो यहां पे 2 तरीके के डिफॉल्ट हो सकते हैं। पहला, आपने अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है शॉर्ट पेमेंट पे। या तो मान लो एडवांस टैक्स भर दिया पर पर्टिकुलरली जो इंस्टॉलमेंट थे उसकी ड्यू डेट फॉलो नहीं की, वो परसेंटेज फॉलो नहीं किए, तो भी आपको इंटरेस्ट लग सकता है डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए 234C के अंदर। पहला समझते हैं 234B। मान लो मेरा टोटल एडवांस टैक्स आता है 20,000, मैंने 31 मार्च तक सिर्फ 10,000 पे किया, बाकी का 10,000 रिटर्न फाइलिंग के वक्त पे करने वाला हूं। बोलो शॉर्टफॉल कितना हुआ? 10,000 का। कितना एडवांस टैक्स पे नहीं किया? 10,000 का। गवर्नमेंट बोलता है असेसमेंट ईयर की पहली तारीख से, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से, जिस दिन तुम ये पेमेंट कर रहे हो बाकी के 10,000 का, उस दिन तक हर एक महीने का 1% इंटरेस्ट हम लोग चार्ज कर लेंगे ऑन दिस 10,000। मान लो तुमने पेमेंट नहीं किया तो जब 143(1) और 143(3) सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी उस दिन तक इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ये ऑर्डर के बारे में सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो मान लो मैंने ये 10,000 का पेमेंट जो है वो किया इन जून मंथ, तो 1 अप्रैल से जून महीना यानी 3 महीने का 10,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ करके इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। पर गवर्नमेंट बोलती है अगर टोटल एडवांस टैक्स का 90% तक तुमने प्रीवियस ईयर में पे कर दिया था तो बाकी के शॉर्टफॉल पे 234B नहीं लगेगा। अगर 90% से कम पे किया था तो पूरे शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल यहां पे 20,000 में से मान लो मैंने 18,500 रुपए का पेमेंट कर दिया होता, सिर्फ 1,500 रुपए का शॉर्टफॉल होता, तो क्या नहीं से मैंने मिनिमम 90% का पेमेंट तो कर दिया प्रीवियस ईयर में, तो ये 1,500 पे कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। पर अगर यहां पे 17,500 का पेमेंट करता और 2,500 का शॉर्टफॉल होता, तो मैंने 90% जितना पेमेंट नहीं किया उससे कम पेमेंट किया, तो ये पूरे 2,500 रुपए पे इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ रहा है पीपल? फिर आता है इंटरेस्ट ऑफ 234C, इंटरेस्ट ऑन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। प्लीज करेक्ट इट, इट इज नॉट टीडीएस, इट इज एडवांस टैक्स। सी वो लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर की 15 जून तक आपको 15% एडवांस टैक्स टोटल का भरना है। हम लोग आपको माफ कर देंगे अगर आपने 12% तक भर दिया, बाकी के शॉर्टफॉल का कुछ नहीं। पर अगर 12% से भी कम भर रहे हो तो जो टोटल शॉर्टफॉल होगा उस पर कंपलसरी 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ शॉर्टफॉल। 15 सितंबर तक टोटल का 45% भरना है, हम लोग वापस 80% कंसेशन दे देते हैं। टोटली ओके अगर आप 36% तक भर देते हो, पर अगर 36% से भी कम भरा तो बाकी के शॉर्टफॉल पे वापस 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 1% के हिसाब से। 15 दिसंबर तक टोटल का 75% भरना है, 75% ही भरना पड़ेगा। अगर उससे कम भरा तो वापस 3 महीने का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से शॉर्टफॉल का। 15 मार्च तक टोटल का 100% भरना है, 100% भरो, अगर नहीं भरा तो शॉर्टफॉल का इंटरेस्ट 1%, पर अब सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि अब सिर्फ मार्च महीना रह गया। अप्रैल महीने से, अरे 1 अप्रैल से तो 234B लगने वाला है ना, वापस थोड़ी 234C लगाऊंगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट। मान लो कोई पेमेंट आप कर रहे हो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, तो उस पर 234B नहीं लगेगा, पर 15 मार्च के बाद किया इसलिए 1 महीने का 234C जरूर से लगेगा। मान लो कोई बंदा है जो 44AD प्लस 44ADA में कवर होता है, तो उसे ये चारों इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट नहीं लगेंगे, सिर्फ ये लास्ट वाला इंटरेस्ट लगेगा अगर वो 15 मार्च के बाद एडवांस टैक्स भरता है तो। कुछ 4 ऐसी इनकम है जो अगर आप सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो उस दिन तक के इंस्टॉलमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आप बाकी के इंस्टॉलमेंट सही से भर दो। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई ये पर्टिकुलर इनकम हुई जो उन्होंने बताई, उसके पहले के इंस्टॉलमेंट आपने बट ऑब्वियसली उस इनकम के टैक्स के लिए नहीं भरे होंगे, ओके, बाकी के इंस्टॉलमेंट सही से भर दो, पहले वाले डिफॉल्ट के लिए हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ऐसी कौन सी 4 इनकम है? कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, पीजीबीपी इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, एंड लास्ट प्लीज ऐड डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम के वजह से अगर आपका प्रिडिक्शन सही नहीं गया था, टोटली ओके, वी विल नॉट लेवी 234C। लास्ट रूल 119A क्या बोलता है? 234B और 234C में जो आप शॉर्टफॉल गिनते हो जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लोअर साइड 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी मान लो शॉर्टफॉल हुआ 2320, तो इंटरेस्ट गिनूंगा मैं 2300 पे। शॉर्टफॉल हुआ 2398, तो भी इंटरेस्ट गिना जाएगा 2300 पे। लोअर साइड ऑफ 100 पे आपको राउंड ऑफ करना है। पता चल रहा है पीपल, यस और नो? So here I have covered almost 90% of the topics of TDS, TCS and advanced tax. Thank you so much.